हाँ, हाँ। तो ईश्वर भी ये देख के थोड़ा सा विचलित हो गया था कि कैसे शराबी मर रहे हैं पूरी दुनिया में, कैसे पीड़ा में है। और उसने जगह जगह पे लोगों को प्लेस किया लाइफ में, चाहे वो डॉक्टर सिदकत हो, बिल हो, एबी हो, डॉक्टर बॉब हो, रोलैंड हैजर्ड हो। ये कैसे लोग आए और शराबीपन के उपचार में पूरी दुनिया की मदद करी। डॉक्टर विलियम सिदकत एक डॉक्टर था जो शुरू से उसकी दिलचस्पी थी कि वो शराबियों के साथ काम करे। लेकिन शराबियों के साथ काम करने में एक संकट था यार। सबसे बड़ा संकट ये था कि शराबी जो है वो झूठ बोलता है, और जो आदमी झूठ बोलता है उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, शराबी को जो बोला जाता है करने के लिए ना, वो करता नहीं कभी। उसको जो बात बोली जाती है तू ये करना, वो नहीं करता कभी। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, जो शराबी होता है ना, वो टाइम से पैसे नहीं देता डॉक्टर को फीस। तो ऐसे में शराबियों के साथ, केवल शराबियों के साथ काम करना और उसको अपना पेशा बनाना, ये बहुत एक कठिन काम था किसी भी डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर विलियम सिलवर्थ ने शराबीपन के प्रति काम ना करके ही बिकेम अ न्यूरोलॉजिस्ट, और वो ब्रेन के डिजीज के बारे में और उस क्षेत्र में काम करने लगा। खैर 1929 का जब डिप्रेशन आया, तो देखो भगवान ने रहस्यमय तरीकों से कैसे काम किया। विलियम सिल्कवर्थ भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता था, सट्टेबाज था वो। उसने अपना सब कुछ लगाया हुआ था शेयर मार्केट में। यहाँ तक कि वो जिस हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था, उस हॉस्पिटल में भी उसके शेयर्स थे, वो भी शेयर मार्केट में, उसकी भी, उस हॉस्पिटल भी बंद हो गया। विलियम सिल्कवर्थ अपना सब कुछ खो बैठा था। अब वो बिल्कुल ही एक तरीके से सड़क पे आ गया था, उसका कुछ नहीं बचा था। ऐसे में चार्ल्स टाउन ने जब हॉस्पिटल खोला था न्यूयॉर्क में, तो उसने वहां पे डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, जिसको वो पहले से जानता था क्योंकि दोनों शराबी सनपन के क्षेत्र में काम करते थे, उसको आमंत्रित किया कि तू मेरे साथ आके काम कर इस हॉस्पिटल में, उसको संभाल। देखो, $30 हर हफ्ते, प्लस रहने के लिए कमरा और खाने खाना, ये तीनों चीजें तेरे को दूंगा। तो मरता क्या नहीं करता, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ के पास कोई चारा नहीं था, और उसने वो नौकरी पकड़ ली चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में। तो जो आदमी बिल्कुल ही एक तरीके से शराबीपन से अलग हो गया था, उसमें काम करने को वो तैयार नहीं हो रहा था, वो वापस आया। और ये 1937 की बात है, और तब से लेके और 1953 जब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने शराबीपन में काम किया। और जैसे कि आंकड़े हमने शायद पिछली मीटिंग में पढ़े थे, 20,000 से ऊपर शराबियों के साथ डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने काम किया, और एक नई दिशा दिखाई शराबीपन की बीमारी के बारे में और उसके इलाज के बारे में। तो ये एक थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था मैं कि कैसे भगवान अपने रहस्यमय तरीकों से लोगों को लाया है इतिहास के पन्नों से निकाल के, ताकि आज हम कितने फॉर्चुनेट हैं यार हम लोग, कि हमको ऐसे लोग मिले, और इनका जो इस बारे में जो ज्ञान था उन्होंने हमारे साथ साझा किया, और आज हम शराबीपन के बीमारी से एक दिन के हिसाब से सुधार में हैं। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, द फिजिशियन। अब ये यहाँ पे बिल डब्ल्यू लिख रहा है, और बिल डब्ल्यू संक्षिप्त में बता रहा है कि डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ हमको क्या बताना चाह रहा है। उस संक्षिप्त में बिल डब्ल्यू अब ये लिख रहा है और हमको बता रहा है कि द फिजिशियन हु एट आवर रिक्वेस्ट gave us this letter has been kind enough to enlarge upon his views in another statement which follows। उसके बाद एक और लंबी स्टेटमेंट आएगी जिसमें वो इसके जो दृष्टिकोण है शराबीपन के बारे में, उनको विस्तार से बताएगा, हमको विस्तार से उनके बारे में बात करेगा। इन दिस स्टेटमेंट ही कंफर्म्स what he what we who have suffered alcoholic torture must believe। और इसमें यह बताएगा कि हम जो शराबीपन की पीड़ा से गुजरे हुए हैं, हमें किस बात पे विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है that the body of the alcoholic is quite as abnormal as his mind। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ दो बातें बता रहे हैं सीधा। एक, कि अल्कोहलिक का दिमाग जो है वो डिफेक्टिव है, अब नॉर्मल बता रहे हैं, या मतलब सामान्य से परे है। नॉर्मल और अब नॉर्मल, नॉर्मल का ऑपोजिट हो अब नॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं, सामान्य से परे है।
शराबी का दिमाग। दूसरी बात वो ये बता रहा है कि उसका शरीर भी सामान्य से परे है, वो भी एबनॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल नहीं है। उसमें भी कुछ ऐसी बात है जो नॉर्मल यानी कि सामान्य लोगों में नहीं है। वो क्या चीजें हैं विस्तार में आगे बताएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरे को ये मान के चलना है और इस बात को मैंने गांठ बांध के अपने पास रखना है कि मेरा दिमाग जो है एक शराबी होने के हेतु, मेरा जो दिमाग है और मेरा शरीर दोनों सामान्य से परे हैं, अब नॉर्मल है। किस प्रकार से एबनॉर्मल है, कैसे एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, उसका विस्तार में अभी ये बताएगा। It did not satisfy us to be told that we could not control our drinking just because we were mad adjusted to life. Mad adjusted to life. यानी कि मैं अपनी ड्रिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं मैड एडजस्टेड था, यानी कि मैं फिर सामान्य से परे था। जो चीजें मेरे सामने आ रही थी, मैं उनके प्रति मेरा जो रवैया था वो सामान्य नहीं था, मैल एडजस्टेड, यानी कि मैं किसी भी स्थिति में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। जो सामान्य लोग बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा था। कोई भी मेरे सामने स्थिति आती थी तो मैं बौखला जाता था और उसका जो मेरा रिएक्शन होता था, प्रतिक्रिया होती थी, वो सामान्य से परे हो जाती थी। तो मैं अपने आप को ये कह दूं, इट डिड नॉट सैटिस्फाई अस टू बी टोल्ड that we could not control our drinking just because we were maladjusted to life, that we were in full flight from reality, हकीकत से, ट्रुथ से, जो मेरे सामने सत्य थे दुनिया के, उनसे मैं भागने की कोशिश कर रहा था। और वी वर आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव्स, या फिर मेरा दिमाग जो था, मेरा दिमाग का जो संतुलन था वो बिगड़ा हुआ था, वो डिफेक्टिव था, उसमें कुछ कमी थी, उसमें कुछ खामी थी। क्या इन चीजों को लेके मैं मानने को तैयार हो जाऊं? हाँ ठीक है, ये बात तो है, these things were very true to some extent, in fact to a considerable extent with some of us। हम में से कईयों के साथ ये बात तो थी, यहाँ हिले हुए थे यार, दिमाग में थोड़ा सा था लोचा, लेकिन but we are sure that our bodies were sickened as well, underline, शरीर में भी कुछ कमी थी, शरीर में भी कुछ बीमारी थी। तो मैं सिर्फ ये मान के चलूं कि ये सिर्फ एक मानसिक कारण की वजह से मैं शराबीपन के बीमारी से घिरा हुआ था, ये गलत है। मेरे को ये भी मान के चलना है कि मेरा शरीर भी किसी हद तक और काफी हद तक सिकन था, बीमार था, सामान्य से परा था। In our belief, any picture of the alcoholic which leaves out this physical factor is incomplete। अगर मैं एक शराबीपन का विवरण करूं, शराबीपन की बीमारी का या एक शराबीपन की बिहेवियर का, शराबी के, तो अगर मैं ये फिजिकल फैक्टर जो है, यानी कि जो उसके शरीर में एक खामी है, शरीर में एक अबनॉर्मैलिटी है, उसका शरीर जो सामान्य से परे है, अगर इस बात को मैं छोड़ दूं, इस बात को निग्लेक्ट करूं, इस बात पे मैं अगर गहराई में जाके विचार ना करूं, तो पूरा का पूरा मेरा जो शराबीपन की बीमारी की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने का जो एक प्रक्रिया मैं जिस पे उतरना चाह रहा हूँ, तो वो इनकम्प्लीट होगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से सत्य मेरे सामने नहीं आएगा जब तक मैं शारीरिक जो है इसका जो दृष्टिकोण है, शारीरिक इसका जो कोण है, उसको मैं ना समझूं। The doctor's theory that we have an allergy to alcohol interests us। अब देखो ये एलर्जी जो वर्ड है ना, अब ये बेसिक टेक्स्ट हमने इसको बोला है। अब एक टेक्स्ट बुक में जो जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो लिखने वाला जिस भाव से, जिस विचार को लेके वो लिख रहा है, अगर वो विचार मेरे तक ना पहुंचे तो वो टेक्स्ट बुक का जो मकसद है वो विफल है, फेल हो जाता है। अभी जो एलर्जी वर्ड है ना, कि जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, उसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर सिल्वर, उसी कॉन्टेक्स्ट में जब तक हमें समझ में ना आए तब तक इस वर्ड का मतलब कोई नहीं है, बल्कि ये वर्ड मेरे को कंफ्यूज करता है। सबसे पहले मैंने जब ये एलर्जी वर्ड सुना तो मैंने कहा एलर्जी जो है वो, अगर मैं किसी चीज से एलर्जिक हूं तो मैं उसका सेवन कर ही नहीं पाऊंगा यार। अगर मेरे को दूध से एलर्जी है तो मैं ज्यादा दूध पी लेता हूं तो मेरे पेट में मरोड़ आने शुरू हो जाते हैं और मेरे को टॉयलेट जाना पड़ता है बार बार। शराब के साथ तो ऐसे नहीं होता है, 2 बोतलें तो मैं आराम से पी लेता था, पता भी नहीं चलता था क्या हुआ यार, तीसरी ढूंढता था बोतल में। तो ऐसे में एलर्जी और मेरे को शराब से समझ में नहीं आया, ये तो बात गलत है। मैंने देखा है कि लोग जो है वो फिश से एलर्जिक होते हैं और वो फिश खाते हैं तो उनका चेहरा लाल हो जाता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनका मुंह सूज जाता है और फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास, वो कुछ इलाज करता है और बोलता भी आगे से फिश मत खाना है। वो फिश खा ही नहीं सकता आदमी जो एलर्जिक हो। मैं शराब से एलर्जिक हूँ, समझ में नहीं आया। मैं तो शराब बड़े आराम से पीता हूँ, गटखा देता हूँ बहुत सारा।
मेरा मासी का लड़का है, वो शराब से एलर्जिक है यार। वो शराब पीता है तो 2 घूंट पी के उसको उल्टी आने लगती है, वॉमिटिंग होती है उसको। उसको बोलते हैं एलर्जी यार। हाँ, मैं तो 2 बोतलें पी लेता हूँ, मेरे को वॉमिटिंग नहीं होती यार। तीसरी बोतल के बाद शायद कभी हो तो हो, मेरे को नहीं याद आ रहा है, लेकिन 2 बोतल तक तो कुछ नहीं होता था। एलर्जी क्या है? लेकिन इसको समझने के लिए अगर मैं एलर्जी के वर्ड में गहराई में जाऊं, तो एलर्जी का मतलब होता है किसी भी चीज से एबनॉर्मल रिएक्शन। अब वो रिएक्शन अगर चेहरा लाल हो रहा है, चेहरा सूज रहा है, घनौरियां निकल रही है, रैश हो रहा है, उसमें हो, या फिर किसी और रूप से एलर्जी हो। तो मेरी एलर्जी जो शराब के प्रति ये थी कि मेरे को अगर कुछ शराब मिलती थी तो मेरा मेरा शरीर कहता था मुझे और चाहिए। ये थी एलर्जी, मुझे और चाहिए। और जब और आती थी तो वो और जो आती थी वो कहती थी कि मुझे और भी चाहिए, और इसका कोई अंत नहीं होता था जब तक मैं पी के ब्लैकआउट में नहीं चला जाऊं, सो ना जाऊं, या एकदम धुत ना हो जाऊं। ये थी एलर्जी। सामान्य लोग जो जिस शराब को 2 पैग 3 पैग पी के और खुश हो जाते थे, उसके बाद उनको और शराब की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे जरूरत पड़ती रहती थी। ये थी एलर्जी। तो एबनॉर्मल रिएक्शन टू एनी ड्रग, फूड और सब्सटेंस इज एन एलर्जी। अब वो एबनॉर्मल रिएक्शन कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, कैसे मेरे सामने आ रहा है? वो हो सकता है पेट दर्द के रूप में हो सकता है घनौरिया रैश के रूप में हो सकता है सिर में दर्द हो रहा हो सकता है मुंह सूज रहा हो। वो एलर्जी कैसी भी आ सकती है। शराब के केस में वो एलर्जी आई कि शरीर जो था वो उसको और मांगने लगा, क्रेविंग बढ़ती चली गई, रिपीटेडली क्रेविंग होती गई। जितना मैं शराब अपने सिस्टम पे अंदर डालता था उतनी क्रेविंग बढ़ती थी, उतना शराब और चाहिए। ये थी एलर्जी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि द डॉक्टर स्टोरी दैट वी हैव एन एलर्जी। अब एलर्जी की बात अगर मैं समझता हूँ और उस प्रकाश में इसको पढ़ता हूँ, अब समझ में आता है। टू अल्कोहल इंटरेस्ट अस एज लेमैन, आवर ओपिनियन as to its soundness may of course mean little, but as ex-problem drinkers we can say that his explanation makes good sense. जैसे कि हमने अभी बात करी इसके बारे में, तो एक शराबी जब दूसरे शराबी को बताता है कि एलर्जी है, अब एलर्जी का इस लाइट में, इस प्रकाश में एलर्जी का सही अर्थ जब मेरे सामने आता है, तो ये सब जो है समझ में ठीक से आने लगता है कि एलर्जी है मेरे को। इट एक्सप्लेन्स मेनी थिंग्स फॉर विच वी कैन नॉट अदरवाइज अकाउंट। और कई चीजें थी जो मुझे पहले समझ में नहीं आती थी यार, कि मैं जब 2 ड्रिंक 3 ड्रिंक पीने जाता हूँ, सोचता हूँ और मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ, एंड आई मीन इट, एंड आई गॉट स्ट्रॉन्ग विल पावर। इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। जब मैं कहता हूँ मैं 2 ड्रिंक ही पीऊंगा आज शाम को, तो मैं कैसे 2 बोतलों तक पहुंच जाता हूँ? क्यों होता है ये? तो जब मैं इस एलर्जी के बारे में पढ़ता हूँ, जब मुझे पता है कि मेरा शरीर जो है वो भी सामान्य से बहुत परे है, तब जाके समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता था कि मैं 2 या 3 ड्रिंक पीने के लिए उतरता था और 2 या 3 बोतलों तक नहीं उठता था। वो इसलिए होता था क्योंकि एलर्जी जो थी वो ट्रिगर कर जाती थी, वो अपना काम करती थी। तो इस ज्ञान को लेके, इस चीज को लेके, इन फैक्ट्स को लेके मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मेरे ड्रिंकिंग पैटर्न्स के बारे में, वो एक नए प्रकाश को उजागर करती है। दो वी वर Though we work out our solutions on the spiritual as well as the altruistic plane। अब देखो वो वर्ड आ गया। इस प्रोग्राम के जो मैं कहता हूँ 2 पिलर हैं, एक स्पिरिचुअल यानी कि एक आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक प्रोग्राम का हिस्सा क्या है? 12 कदम, 12 परंपराएं, 12 कॉन्सेप्ट। ये हमारे प्रोग्राम का आध्यात्मिक मोड। दूसरा एल्ट्रुइस्टिक की बात कर रहे हैं, एल्ट्रुइस्टिक प्लेन। ये फेलोशिपिंग से आता है। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है कि एक प्राणी जब दूसरे प्राणी की भलाई इस हद तक करने को तैयार हो जाता है कि उसमें उसकी खुद की हानि भी हो रही हो तो उसकी परवाह नहीं करता है। Helping another living organism or living being to the extent that even if he is getting harmed in the process, he does not mind। ये होता है, यानी कि एक तो निस्वार्थ भावना से काम करना, एक अगर मुझे हानि भी हो रही है किसी और की भलाई करते समय, तो मैं फिर भी पीछे नहीं हट रहा हूं, उसकी भलाई के प्रति मैं फिर भी अग्रसर हूं। ये होती है अल्ट्रुइज्म या अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। तो ये आती है किससे? हमारी फेलोशिपिंग से। चाहे हमारा 12 स्टेप वर्क हो, हमारी फेलोशिपिंग हो, हमारी सर्विस हो ए में, ये अल्ट्रुइज्म। तो हमारे 2 स्तंभ हो गए ना हमारे प्रोग्राम के। एक आध्यात्मिक स्तंभ जो हमारे 12 कदम और 12 परंपराओं से आता है, और दूसरा एल्ट्रुइस्टिक स्तंभ जो आता है हमारी फेलोशिपिंग से, हमारे सर्विस से, हमारी मीटिंग से, हमारी एक शराबी के दूसरे शराबी के संपर्क से।
तो ये दोनों चीजें जो है वो मिला के वो कह रहा है कि इस प्रोग्राम के ये दो मुख्य स्तंभ है। लेकिन वो साथ में एक और बात करता है, वी फेवर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द अल्कोहलिक हु इज वेरी जिटरी और बिफॉक्ड। लेकिन एक शराबी जब आता है कांपता हुआ, बिफॉक्ड मतलब धुंधला दिमाग, दिमाग की सारी नालियां बंद है, तो ऐसे में उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना जरूरी है, हॉस्पिटलाइजेशन के रूप में अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मोर ऑफन देन नॉट इट इज इम्पेरेटिव, उल्टा ये कह रहा है इम्पेरेटिव, यानी कि इम्पेरेटिव का मतलब हुआ अत्यंत आवश्यक, जरूरी, दैट अ मैन्स ब्रेन बी क्लियर्ड बिफोर इज अप्रोच्ड। यार अगर एक आदमी कांप रहा है, वो विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं उसको, बिफोर डेट, दिमाग की सारी नालियां बंद करी हैं, ऐसे में मैं और आप जाके उसको ए का मैसेज देंगे, उसको ए के 12 कदमों के बारे में बताएंगे, उसको ये बताएंगे कि हम कैसे ठीक हुए, स्टोरी, डिजीज, रिकवरी उसके साथ शेयर करेंगे, उसको क्या समझ में आना है? कुछ समझ में नहीं आना। तो यहाँ पे डॉक्टर ये राय दे रहा है, और यहाँ पे जो अपना बिल डब्ल्यू बता रहा है इसके बारे में, कि ये डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने, कि आप पहले उसको दिमागी रूप से ठीक करो, और उसके लिए अगर उसको अस्पताल में जाने की जरूरत हो तो उसको भेजो अस्पताल में, ताकि उसके दिमाग की नालियां खुले, उसका जो सोचने शक्ति की, सोचने समझने की क्षमता उसकी बरकरार हो जाए दोबारा से, ताकि वो समझ सके कि हम उसको क्या बताना चाह रहे हैं। As he is then better chance of understanding and accepting what we have to offer, उसके बाद ही वो समझ पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या उसको ऑफर कर पा रहे हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के रूप में। हमारा जो ए का मैसेज है, तभी उसको ठीक से समझ में आ सकता है। अब आगे जो है ये विस्तार में बताएगा द डॉक्टर राइट्स, और जो लेटर डॉक्टर का है, डॉक्टर्स ओपिनियन है, उसका मुख्य भाग अब से शुरू होगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम एक विराम ले लें राजकुमार भाई। यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हमारी जो रिएक्शंस हैं, हमारी जो एक्सपीरियंसेस हैं, प्लस अगर कोई किसी का सवाल हो तो आई बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट। तो यहाँ पे हम एक विराम ले लेते हैं, 7:30 बज चुके हैं।